दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय मीरापुर में हूं और मीरापुर बहुत हॉट सीट है। यूं तो यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन मीरापुर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का प्रत्याशी भी है, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। 12 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हमारे साथ इस वक्त मीरापुर सीट से ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा जी हैं। राणा साहब, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बल्ले बल्ले, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या समीकरण है आपकी जीत का? समीकरण 1,47,000 वोट हमारी है और प्लस जो हमारा नारा है जय भीम, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग सर्व समाज का वोट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है और जो हमारा दलित वोट है हमारे भाई, वो बराबर का वोट हमें दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो वोटों का डिवीजन होगा, तो क्या होगा? कौन कौन से कैंडिडेट है साहब? कुछ निर्दलीय भी हैं, मेन पार्टियों से भी हैं 4। अब जो है, अब असल में लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी नहीं है। अब तो जो भी वोट करेंगे सब एक साथ ही करेंगे और एक ही जगह वोट करेंगे। सबको पतंग दिखाई दे रही है, अब साइकिल कहीं कोने में खड़ी हो रही, नीचे दिखाई दे रही है। अब आज ऊपर को देखा रोटी पका रही, ऊपर को पतंग, नीचे उछल आदमी सीधा, ऊपर पतंग, चारों पतंग दिखाई दे रही। क्या मुद्दा है आपका? एजेंडा क्या है जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? पतंग नहीं, पतंग तो है, पतंग तो आपका सिंबल हो गया पार्टी का। एजेंडा उन लोगों को सबक सिखाना का है जिन्होंने बेवकूफ बनाने की रणनीति की है, बराबर लगातार धोखा जनता को दिया है, भोली भाली जनता को मीरापुर विधानसभा की ठगा है। अब की बार उनको सबक सिखाने का सबसे बड़ा एजेंडा है। क्या धोखा किया है? धोखा, जाओ सरकार क्षेत्र में गड्ढों में सड़ गए, सड़कों में गड्ढे हुए नहीं पता चल रहा, प्रतिनिधियों को ढूंढते फिर रहे लोग। आ गया कोई एमपी बन के नहीं आता आ रहा, कोई विधायक बन के नहीं आता आया। आपका गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में है? हाँ, ये गांव में मीरापुर विधानसभा का है। तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ की, यहाँ मोरना से और मीरापुर से ज्यादातर लोग वो चुने जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो क्या इसका माइलेज मिल रहा है आपको? राजनीति गाँवों से शुरू नहीं होती, राजनीति करने के लिए शहर में रहना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों से काम लेने पड़ते हैं, अधिकारियों से सारे काम होते हैं जनता के, तो उसकी वजह से शहर में रहना पड़ता है। वो कोई भी नेता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों के लिए होते हैं। मुजफ्फरनगर मीरापुर एक ही है, ना अलग है ना थलग है। आपका चुनाव किससे है? बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ताकत क्या है जिससे आप जीत पाएंगे और उनकी कमजोरी क्या है? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्होंने बड़े बड़े जो दावे किए थे और दावों के बाद में जब एक पत्रकार साथी ने आप जैसे ने सवाल किए कि वो 15 लाख कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। वो सिलेंडर 400 का था, 1200 पे चला गया, उसका क्या हुआ? पेट्रोल 70 पैसे का 100 पे पहुंच गया। तो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि कभी एक दौर में 18 रुपये होता था पेट्रोल, अब आज 100 रुपये हो रहा है। कहना जी ये तो जुमलेबाजी है। तो अब जुमलेबाजी जनता ही चाहती है, तो जनता चाहती है जो वादे हो वे जमीन पर पूरे हो। कितने गांव हैं आपकी विधानसभा सीट पे? लगभग 112 गाँव है। तो कितने गाँव आप घूम चुके अब तक? मैं लगभग अभी फिलहाल जो है 88 गाँव में जा चुका हूँ। ये जो 7 गाँव बढ़े हैं उनका मुझे फायदा हुआ है, उनमें भी लगातार कार्यक्रम लग रहे हैं। आप राजपूत मुस्लिम हैं जी। झोजा बिरादरी के भी 52 गांव हैं यहाँ, और एक आवाज ये आती है कि वहाँ भी कास्ट लेवल पे डिवीजन है, तो ऐसा है? तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, गाड़ा और झोजा दोनों एक हो। और मेरी बिरादरी यहाँ पे लगभग समझो वैसे तो 3,23,000 जो मत है यहाँ पे, सारी मेरी बिरादरी है। नेता की जात बिरादरी नहीं होती, नेता तो सर्व समाज का होता है। अगर नेता भी बिरादरी में जानते में बैठेगा तो फिर रह गया जाएगा साहब। तो जब वोट डालने जाता है तो थोड़ा देखता है कि अल्लाह भाई ये किसका मोहर है, वो तो बेचारा वोट डालता है एक ईमानदारी और यकीन रख के कि जिसे मैं प्रतिनिधि चुन रहा हूँ वो मेरा भी और उसका भी और इसका भी सबका बराबर का नेता है। कादिर राणा साहब की बहू भी चुनाव लड़ रही हैं, वो पहले मोरना से एमएलए रह चुके, एमपी भी रहे मुजफ्फरनगर से। परिवार में 3 विधायक हैं, मुनकाद अली की बेटी हैं। एक रसूखदार परिवार है जिसकी एक राजनीतिक विरासत है, आर्थिक तौर पे भी मजबूत हैं। तो आप उनको कैसे कम करके आंक रहे हैं? उनकी क्या कमजोरियां हैं जो आपको ताकत बन रही हैं? अब एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी कमजोरी क्या होगी? वो बेबस बाप जो उत्तर प्रदेश का मालिक रहा हो, कितना बेबस है बेचारा, कितना लाचार है।
कि उसकी बेटी चुनाव लड़ रही है मीरापुर में और वो कन्वेंसिंग में भी नहीं आ सकता। उनके यहाँ शादी थी, मुझे पता चला आप जैसे पत्रकारों से 2 दिन पहले कि जो शादी में क्या उन्हें भी निष्कासित कर दिया पार्टी ने। मतलब पार्टी के लोग अगर पार्टी के यहाँ चले गए तो भी निष्कासित हो गए पार्टी से। और वो कितना बेबस पिता होगा कि उसकी बेटी चुनाव लड़ रही है, वो प्रचार में भी नहीं आ सकते बेचारे। देखो दुख भरी और सबसे बड़ी कमजोरी यही है। दूसरी बात यह है कि जिनकी आपने पुत्रवधू बहू कहा है, उन लोगों ने अगर काम किया होता तो शायद आज जो है दर दर की ठोकरें क्षेत्र में खाने ही ना पड़ती। आज तो जनता ये कहती कहना आप वही बैठे रहो कोठी में ही और प्रमाण पत्र ले जाना यहाँ से। ये 1.5 साल का चुनाव है, इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव वैसी साहब का चुनाव है, ये मुस्तकबिल का चुनाव है। ये अब किबार समाज के लोग आने वाले कल के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि इस 1.5-2 साल के लिए वोट कर रहे हैं। तो इस 1.5-2 साल में अरे भाई आपको क्या नहीं दिया, आपको MP नहीं बनाया, विधायक नहीं बनाया, कौन सा पद ऐसा है जो आपको नहीं दिया। इतने पद मिलने के बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसलिए मेरा टिकट होने के बाद में 3 दिन के बाद में जब ओवैसी जी ने प्रत्याशी मुझे घोषित कर दिया, 3 दिन के बाद इनका टिकट फाइनल किया। या तो इन्हें 2022 में टिकट नहीं दिया। अगर इन्हें इतने बड़े रहनुमा मान रहे थे मुसलमानों के, तो 2022 में 4 दिन चक्कर काटे लखनऊ गए जब टिकट नसीब नहीं हुआ। 2024 का चुनाव हुआ जब टिकट नसीब नहीं हुआ। ये तो मान्यवर आपको पता है कि एक ऐसा है जैसे कि मान लिया ओवैसी साहब को नुकसान देने के लिए यहाँ पर उतारा उन्हें, लेकिन जनता समझ चुकी है ओवैसी साहब के वोट में कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। ओवैसी साहब आएंगे 18 तारीख को आ रही है सरकार, सब हो गए होशियार, क्योंकि तुम्हें पता 18 तारीख में प्रचार लास्ट है। और मेहड़ा जो है ना ऊद का ला रहे हैं पीछे हेलीकॉप्टर के बांध के। ऊद देखी ऊद, वो ऊद होती थी मोटी, तो बिल्कुल को गड्ढा दिखाई नहीं देगा, कहना वो बाकी रह गया। ऐसी ऊद फिरेगी कि बस सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, पतंग 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 पतंग। एक बार फिर से कहिए। जब चलेगी पतंग हो जाएगा उन लोगों का पतन जिन्होंने किया है जनता के साथ खिलवाड़। जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। यह है मीरापुर उपचुनाव। कहाँ हो रही है जनसभा ओवैसी साहब की? ककरौली में, राजधानी है मीरापुर की ककरौली। ये हमारे डॉक्टर याकूब साहब बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, तो इन्हीं के गांव में ये प्रोग्राम रखा गया है। ककरौली में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अरे अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। कौन अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी के मुखिया। तो आप ये कहो ना समाजवादी पार्टी का मुखिया, यार मुझे पिछला दिया। तो वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ आ रहे होंगे। अच्छा, उनका नाम कम ही सुना आपने? नहीं मतलब अखिलेश यादव तो बहुत नाम कोई भी रख सकता है भाई। हाँ। अब मैं सोचा मैं कभी कोई विधानसभा में आदमी हो। चलिए, आपको प्रचार में निकलना है, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका गांव ककरौली है? मेरा गांव ककरौली है। बड़ी आबादी वाला गांव है जी, और मायने रखता है। वहाँ ओवैसी साहब भी रैली करने जा रहे हैं और वहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी रैली करने जा रहे हैं। क्या माहौल है वहाँ? माहौल पतंग का इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव का 18% रिजर्वेशन देने का वादा जो किया था उसको लोग भूले नहीं हैं, और वो कितने % लागू हुआ है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पतंग का माहौल वहाँ इसलिए है क्योंकि बहन जी मायावती हर चुनाव के बाद ये कहती हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुसलमानों पे सारा भंडा फोड़ती हैं। पतंग का माहौल वहाँ इसलिए है कि समाजवादी पार्टी को के कैंडिडेट को विधायक बना के भेजा था, जिसकी वजह से आज ये उपचुनाव है। इस जनता को चुनाव की दलदल में दोबारा झोंकने का जो काम किया है वो चंदन सिंह ने किया है, और चंदन सिंह ने जब से इस्तीफा दिया है इसी वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है। और जैन चौधरी जो थे, चंदन सिंह जीतने के बाद लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया था, समाजवादी का कैंडिडेट समझ के उनको बनाया था, और वो कहीं चले गए थे। उनके मुखिया ने कहा था कि चवन्नी है ऐसे ही थोड़ी पलट जाएगी, लेकिन वो आपने देखा है कि चवन्नियाँ भी पलट गई। तो अब सिक्कों का काम नहीं रहा, अब तो जो है मजबूत लोग चाहिए, मजबूत क़यादत चाहिए, इसलिए चुनाव हो रहा है। ये कह रहे हैं कि चंदन चौहान ने जब चुनाव जीता था तो उनका कोएलिशन अलग था और वो बाद में उनकी पार्टी दूसरी जगह चली गई। कहीं और जानता, दोबारा बताइए क्या सवाल क्या? हमारा सवाल ये है कि यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन था उसमें चंदन चौहान चुनाव जीते, बाद में उनका बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। तो तब के और अब के समीकरणों में क्या आप बदलाव महसूस कर रहे हैं? ये तो सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए जो गाने गा रहे थे ना, आरएलडी आई रहे, लेकिन आरएलडी वो चली गई कहीं और।
अब तो समीकरण है सीधा सीधा पतंग का है, सामने कोई है नहीं हमारे टक्कर में। हमारा चुनाव जो है सीधा बीजेपी से है, बहुत बेहतरीन चुनाव बना हुआ है। कैसे कैसे यूनाइट हो रहे हैं लोग दिलों के अंदर बैरिस्टर साहब के प्रति मोहब्बत नजर आ रही है, क्योंकि दबे कुचलों की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है आज इस मुल्क के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप देखो दूसरी जो प्रत्याशी है और दूसरी पार्टी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सब की हवा खराब है, आपके सामने नजर आ रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं। चेहरा ओवैसी साहब है, बिल्कुल चेहरा ओवैसी साहब है, हम सबके जो लीडर है ओवैसी साहब है। आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब की ताकत क्या है? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ओवैसी साहब की? ओवैसी साहब की ताकत ये है कि वो सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं। ये तो मोदी भी कह रहे हैं जी, ये तो नहीं, मोदी जी तो हमारे हिंदुस्तान का जो बनाया हुआ उनका डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वो तो एक देश में कैसे तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए जी, कैसे तोड़ रहे हैं? वो तोड़ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बताया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके साथ खुलेआम बगावत और जुल्म किया जा रहा है उनके खिलाफ। किस तरह का भेदभाव हो रहा है, थोड़ा हमें समझाइए जी। वक्फ बिल को ला करके जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को तोड़ा जा रहा। कभी हमारी मस्जिदों में हमला किया जा रहा, उसके सांसद में कोई आवाज़ नहीं उठाता। कभी हमारी जो है मजहबी किताबों पर हमला किया जाता है, कभी 3 तलाक का मसला होता है तो उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता हमारी। तो आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो मुकाबिल नहीं है, वो ये सवाल नहीं उठा रहा है, ओवैसी साहब ज्यादा उठा रहे हैं सवाल? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन तो समझो इसकी पैडमेट दी और हमारी वोट ले जाते हैं और वोट के नाम पे आते हैं कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे, और फिर सबके मुंह पे टेप लग जाती है जब वहाँ कोई बिल पास होता है। एक ओवैसी साहब है, जब NRC का मसला होता है, CCA का मसला होता है, जो है बाबरी मस्जिद का मसला होता है, 3 तलाक का मसला होता है, ये ओवैसी साहब सबसे पहले आकर अपना जो है उसको विरोध, उसके बारे में विरोध जताते हैं उसके लिए। ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ही आवाज उठा रहे हैं दमदारी से जी, तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ओवैसी साहब के अलावा समझाइए हमें। ओवैसी साहब के अलावा कौन बोलता है? कैमरा है, देखो कैमरे पे क्या बोलते हैं वो थोड़ा बताइए, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या मुद्दे उठाते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? जब कोई जुल्म या हमारे खिलाफ कानून बनता है उसमें सबसे पहल विरोध करने की ओवैसी साहब जताते हैं। किस तरह का जुल्म, किस तरह का कानून, थोड़ा हमें समझाइए। जैसे कि हमारे लिए NRC का कानून लागू हो रहा था, उसमें सबसे पहले ओवैसी साहब ने विरोध दर्ज करा के हमारा सपोर्ट किया। जैन चौधरी 2% वोटों पे हमें डरा के और हमें ये बीजेपी से डरा के हमारी वोट ले जाने का काम करने के बाद फिर बीजेपी में गठबंधन कर लिया, जबकि हमने तो बीजेपी के विरुद्ध वोट किया था। तो हम अब यही चाहते हैं कि हमारा नेता हम में से। ये कह रहे हैं कि जैन चौधरी ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया था जी, उसी समीकरण पे चंदन चौहान यहाँ से MLA बने थे जी बिल्कुल, और बाद में वो भाजपा के साथ चले गए। बिल्कुल। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये तो धोखा किया था ना उन्होंने, तो इस धोखे का जवाब तो उनको मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे मिलेगा ये जवाब? जनता देगी, जनता मजलिस को वोट करेगी, पतंग के निशान पे मोहर लगा के और ओवैसी साहब के कैंडिडेट को कामयाब बनाएगी। ओवैसी साहब आपके दिल में इतने क्यों छाए हुए हैं? क्या वजह है? क्योंकि ओवैसी हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा सेक्युलर नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तान के आर्टिकल 25 में मजहबी आज़ादी दी गई है। उस मजहबी आज़ादी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई हो किसी मजहब का मानने वाला हो या किसी भी मजहब को ना मानने वाला हो, सबके लिए आज़ादी दी गई है। लेकिन आप किसी भी पार्टी को देखोगे वो मजहब की बात करते हैं, बैरिस्टर साहब सबकी आज़ादी की बात करते हैं। बैरिस्टर साहब हिंदुस्तान के संविधान में दिया गया आर्टिकल 29 में जो कल्चरल आज़ादी सबको दी गई है, और इंडिया का जो डिफरेंट कल्चर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी देखोगे कश्मीर का कल्चर अलग होता है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, मणिपुर का अलग है, गोवा का अलग है। इस सारे कल्चर को अगर खत्म करके एक कर दिया जाए तो हिंदुस्तान ही खत्म हो जाएगा, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब मानते हैं। तो बैरिस्टर साहब सबकी बात करते हैं, सारे कल्चर को बचाना चाहते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। इस डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। तो आपको क्या लगता है कि मीरापुर में उनके जो कैंडिडेट है अरशद राणा वो मुकाबिल हैं बीजेपी के साथ, या कादिर राणा की बहू मुकाबिल हैं? कादिर राणा अगर काबिल होते तो खुद कादिर राणा मैदान में होते, बहू को नहीं उतारते। पहली बात तो यह है।
कादिर राणा यहाँ से MP MLA सब रह गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए जहाँ जा रहे हैं लोग सामने जवाब दे रहे हैं, और हम जहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ से हमारी आवाज़ आ रही है कि हम पतंग को वोट देंगे। ये कह रहे हैं कि कादिर राणा साहब ने अपनी बहू को मैदान में उतारा चुनाव में, खुद क्यों नहीं आए? ये इतनी ताकत नहीं है उनके बस की जो सामना आगे पतंग के सामना में। पतंग हर जगह पतंग ही पतंग है। हमारे देहातों में भी किसी ने 2000, 10,000, 20,000 पैसे लिए, ऐंठ लिए, बस इतना मामला है और कोई मामला नहीं है। हर जगह पतंग ही पतंग दिखाई दे रही है, आपका और कुछ नहीं दिखाई दे रही। हाँ बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल। वोट बन गया आपका? जी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं BLLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं? जी, क्या BLLB 5 साल वाला? जी। वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे? बस वो तो ओवैसी साहब से इंस्पायर्ड हैं इसलिए बैरिस्टर बनेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या चल रहा है चुनाव में? यूथ की पल्स क्या है? यूथ तो एक तरफा बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ है। क्यों वजह क्या है? वजह यह है कि आप वजह पूछ रहे हैं। हाँ। क्योंकि वजह यह है, हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और यूथ बेरोजगार है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, जो कि MP हैं हैदराबाद से, वहाँ पे यूथ के पास बेरोजगार नहीं, बेरोजगार है, उनके पास रोजगार है। वे हर साल तालीम के मैदान में भी नौजवानों को लाते हैं और कारोबार की लाइन में भी लाते हैं। वही उसी को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक कि हमारी हो रही है। और इंशाल्लाह जैसा हमें लगता है आने वाली 23 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा, और विधायक मीरापुर विधानसभा से बैरिस्टर साहब का अरशद राणा जी होंगे। आपको लगता है कि ओवैसी साहब बेरोजगारी का सवाल हल कर सकते हैं? क्यों नहीं? एक विधायक होगा। एक विधायक नहीं, जब एक MP पूरे पार्लियामेंट को हिला सकता है तो एक विधायक क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकता? वो कैसे हिलाते हैं पार्लियामेंट को, थोड़ा समझाइए। पार्लियामेंट हिलाने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कानून या फिर कोई भी कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है तो सबसे पहले एक ही आवाज़ उठती है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सत्ता का बदलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि ओवैसी साहब सत्ता बदलने की हैसियत में हैं? क्या आपको लगता है कि इस चुनाव से सत्ता बदलने वाली है? आप अजीब सवाल नहीं कर रहे हैं। जब इस चुनाव से सत्ता बदल ही नहीं रही है तो क्यों ना हम अपने आप को मजबूत करें। हमारे सामने एक मुद्दा नहीं है, हर पार्टी के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, 2017 से मदरसा शिक्षक जो हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत रखे गए हैं, उनको 2017 से 7 साल हो गए, तनख्वाह नहीं मिली है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव बैठते हैं, कितने बार मुद्दे को उठाया? हमारा विधायक जाएगा, मैं कह रहा हूँ वो वहां जाके मुद्दा उठाएगा। कितने पढ़े लिखे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक जो आपके प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी नहीं, आपके जबान से विधायक निकला है तो इंशाल्लाह बनेंगे। आपके हमारे प्रत्याशी एक पत्रकार है और वो दोनों तरह से मसाइल को उठाएंगे। अच्छा, पत्रकार भी रहे? बिल्कुल, पत्रकार रहे हैं, नहीं मौजूदा पत्रकार हैं। अच्छा। और संपादक हैं। अच्छा जी। किस संस्थान में काम करते हैं? दैनिक शाह अलर्ट, उनका अपना पत्रकार, उनका अपना है। अच्छा। और उनका अपना चैनल भी है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश मीडिया के चेयरमैन भी है वो। अच्छा। तो आपको लगता है कि वो आपका जो विधायक चुना जाएगा अगर यहाँ से, तो वो विधानसभा में आपके सवालों को एड्रेस करेगा? जी बिल्कुल, लगता नहीं, इंशाल्लाह ऐसा होने वाला है, 23 तारीख के बाद यही होगा। तो यहाँ लोगों की अपनी अपनी राय है। इनका कहना है कि सरकार बदलने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, इस चुनाव से ना कोई सरकार बदलेगी। और इस बात के मायने जरूर हैं कि यहाँ से अगर उनका कैंडिडेट जीत के विधानसभा में जाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तर्ज पर वहाँ विधानसभा में उनके सवालों को एड्रेस करेगा। हम मीरापुर के पल्स को दिखाने के लिए ग्राउंड पर बहुत सारी रिपोर्ट्स करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में जाएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। ईवीएम में तो आपकी राय महत्वपूर्ण होगी ही, लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ कमेंट करके बताएंगे तो हमें पल्स को समझने में मदद मिलेगी। उसके आधार पे हम फर्दर कंटेंट तैयार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।